नमस्कार दोस्तों, एनजी एकेडमी में मैं नागेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से यूपी SSSC राजस्व लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के बारे में और राजस्व लेखपाल का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी SSSC राजस्व लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी और कई लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा। जिन लोगों ने फॉर्म फिल अभी नहीं किया है वो अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दें। लास्ट डेट के लिए इसको ना रखें क्योंकि कभी कभी साइट स्लो हो जाती। फिर भी कुछ जो पॉइंट्स हैं फॉर्म फिलिंग में जो हम सबको जानकारी जिसकी होनी चाहिए उन पॉइंट्स को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्व लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो फॉर्म फिलिंग की तारीख है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट सभी लोगों को जानकारी है कि 7 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और जिसकी लास्ट डेट 28 तारीख है। अभी तक फॉर्म फिलिंग की तारीख अंतिम तिथि 28 तारीख है। कभी कभी संभावना होती है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है। हम एक्सटेंड होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, फॉर्म पहले ही फिल कर लेंगे। और फीस पेमेंट भी उसकी भी तारीख 28 तारीख ही है। कभी कभी होता है क्या कि लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की रख देते हैं, मान ली कि 28 तारीख लगी, किसी कारणवश पेमेंट नहीं हो पाता है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं या 30 कर देंगे या 1-2 दिन बढ़ा के देते हैं फ़ीस पेमेंट की। पर इस फॉर्म में आपको लास्ट डेट वही है, फ़ीस पेमेंट की तारीख भी वही रखी गई है। एक इसमें ऐड चीज़ कही गई नई करेक्शन डेट। कोई ऐसी जानकारी जो फॉर्म भरते समय गलत हो गई है उसको आप इसमें एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट रखी गई है 4/2/2022। 28 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की और जो करेक्शन डेट है वो 4 तारीख है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फॉर्म कौन भर सकता है। आप सभी को जानकारी है यूपी प्रसिद्ध एक एग्ज़ाम हुआ था पेट का। राजस्व लेखपाल की भर्ती के लिए यूपी SSSC ने पेट को इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के कॉलम में रखा है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये है कि आपके पास सब कुछ है, ये नहीं है तो तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। या अगर आपके पास पेट एग्ज़ाम आपने दे दिया है और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड, ऐसा भी नहीं है कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पेट एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम दिया, कभी कभी होता है ओएमआर में कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनका स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया है तो वो लोग भी ना क्लेम कर दें कि हमको भी भरना है तो वो लोग भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरने के लिए होता है रजिस्ट्रेशन करवाना होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अपना नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, पेरेंट्स नेम लिखते हैं और कैप्चा फिल करके रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। लेकिन इस राजस्व लेखपाल के इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसमें क्या है कि पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये रिक्वायरमेंट है। पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका राजस्व लेखपाल की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिल करेंगे और उसके बाद कैप्चा डाल के राजस्व लेखपाल की परीक्षा के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर या फॉर्म फिल करने के लिए आप या तो यूपी SSSC
.NSE.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको विजिट कर सकते हैं, या तो सीधे आप सरकारी रिजल्ट.com में जाके वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए मात्र 25 रुपये रखे गए हैं। एक बात और आप लोगों के लिए बता दें कि इसमें किसी भी तरीके की कट ऑफ की बात नहीं की गई है कि कितने मार्क्स तक लाने वाले जो हैं लोग अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, या कितने परसेंटाइल लाने वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर हो। रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने पेट एग्ज़ाम दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी तरीके का कट ऑफ जैसी कोई बात नहीं है कि फॉर्म भरते समय इतने परसेंटाइल या इतने मार्क्स वाले अभ्यर्थी ही सिर्फ ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं कि वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें कितनी रखी गई हैं। UPSSC ने लगभग 8,085 पदों के लिए 85 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इन पदों के माध्यम से हम एक संभावित कट ऑफ परसेंटाइल का या अंकों का निकाल सकते हैं। संभावना ये है कि आप ये समझिए कि अब जो एग्ज़ाम होगा वो उसकी संभावना ये है कि ऑफलाइन मोड में होगा, OMR के माध्यम से ही परीक्षा होने की संभावना है। अब सब्जेक्टिव तो होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, OMR के माध्यम होगा, तो कापियाँ जांचने में लेबर कम से कम लगेगा। अब कम से कम लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लेने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जो आयोग होते हैं कभी 13 गुना ले लेते हैं, कभी 15 गुना ले लेते हैं। तो अब 8,000 पद हैं, अगर 15 गुना लेंगे तो 1 लाख तो आपके पास लगभग ऐसे ही अभ्यर्थी हो गए। लेकिन ये SSSC का है और ये परीक्षा OMR के माध्यम से होगी, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि लगभग 3.5 से 4 लाख अभ्यर्थी ये परीक्षा दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या है, फिर भी सभी संभावनाओं को देखते हुए, सभी तथ्यों को समाहित करते हुए ये कहा जा सकता है कि 3.5 से 4 लाख अभ्यर्थी ये परीक्षा दे सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पेट का एग्ज़ाम दिया था वो लगभग 16 लाख बच्चों ने दिया था, 16 लाख बच्चों ने दिया था। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 75 से लेके 80 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं बच्चों, परसेंटाइल 75 से लेके 80 परसेंटाइल लाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संभावना है कि वो राजस्व लेखपाल की परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी के 80 परसेंटाइल आए, 80 परसेंटाइल, तो इसका मतलब ये है कि आपसे 80% लोग नीचे हैं और 20% लोग ऊपर हैं, 20% लोग आपसे ऊपर हैं। अब मान लीजिए कि 16 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, 16 लाख का 20% हो गया 3.2 लाख, 3.2 लाख। आप 3.2 लाख बच्चों में से एक हैं, आप 3.2 लाख बच्चों में से एक हैं। और अंकों का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे के अंक आए 75 और किसी के अंक आए और हाईएस्ट मार्क्स आए मान लीजिए 95, तो आपको ये तो पता है कि किसी के 76 भी आए होंगे, किसी के 77 भी आए होंगे, किसी के 78 भी आए होंगे, किसी के 90 आए होंगे, पर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि 75 से 95 के बीच में कितने लोग हैं। आप इसका अंदाज़ा ये अंकों के माध्यम से नहीं लगा सकते, परसेंटाइल के माध्यम से लगा ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके 90 परसेंटाइल आए, आपका 90 परसेंटाइल है, और जबकि 16 लाख लोगों ने मान लिए कि
ये तो इस एग्ज़ाम पेट के कह रहे हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम है जो उसमें 10 लाख लोग दे रहे हैं तब क्या करोगे। मान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम में 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और आपके 90 परसेंटाइल आए, तो इसका मतलब है कि 90% लोगों का मार्क आपसे कम आया है, मात्र 10% लोगों का मार्क आपसे ऊपर आया है। तो 90 परसेंटाइल और 10 परसेंटाइल आपसे लोगों से ऊपर है, मतलब कितने लोग आपसे ऊपर हैं इसका अनुमान आप लगा सकते हो, कि संख्या बता सकते हो कि कितने लोग आपसे ऊपर हैं। तो 10 लाख का 10% हो गया, 1 लाख लोग ऐसे हैं जो आपसे ऊपर हैं। ये सिर्फ परसेंटाइल का मतलब है। तो ये कहा जा सकता है कि 75 और 80 के बीच में परसेंटाइल रख सकता है। ये सिर्फ संभावना है, आगे से ज़्यादा हो जाए, इससे कम चला जाए तो फिर अब ढूंढने मत लगना भाई हमको कि बोल दिए थे ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसा सिर्फ संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके का UPSSC एग्ज़ाम करा सकता है और जिस प्रकार से पद हैं, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इतने लाख लोगों को मौका दिया जा सकता है राजस्व लेखपाल का जो मेंस एग्ज़ाम कहा जा रहा है, जो उसको देने के लिए बुलाया जा सकता है इतने लोगों के लिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके का पेपर सेट किया जाएगा, किस तरीके का पेपर सेट किया जाएगा। तो अब जिस तरीके से कहा गया कि सिलेबस में 4 विषयों को समाहित किया गया है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। 4 विषय हैं जिसके लिए 25-25 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी हिंदी 25 नंबर की, गणित 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान 25 नंबर का और ग्राम समाज एवं विकास वो भी 25 नंबर का, जिसके लिए 2 घंटा, जिसके लिए गणित, हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, गणित के लिए 25 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, हिंदी के लिए 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के लिए 25 क्वेश्चन और ग्राम समाज एवं विकास के लिए 25 क्वेश्चन, और प्रत्येक के लिए 25 मार्क, 25 मार्क, 25 मार्क, 25 मार्क, टोटल हो गया 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, जिसके लिए 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट में 100 प्रश्न। इस तरीके का पेपर का पैटर्न रखा गया है। इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर्म भी फिल हो गया, हमें पैटर्न भी पता चल गया, पर पेपर जो आएगा वो पूछे कहाँ से जाएंगे सवाल। अब हिंदी लिख दिया है, हिंदी तो बहुत बड़ा विषय हो गया, बहुत बृहद विषय हो गया। तो हर एक परीक्षा में परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एक सिलेबस देती है कि भाई साहब हम इससे पूछेंगे, आपकी तैयारी इस सिलेबस के आधार पे होनी चाहिए। तो उस सिलेबस को इस सेक्शन में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, फॉर्म भरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सभी लोग आसानी से फॉर्म फिल कर लेंगे, पैटर्न भी आप सबको पता चल गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को हम तैयार किस तरीके से करें। इस सेक्शन में सिलेबस डिस्कशन करेंगे और उसको तैयारी करने के लिए उसकी स्ट्रेटजी और रणनीति, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले हम प्रत्येक टॉपिक में कौन कौन से, प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं उसको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हिंदी।
हिंदी रखी गई। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों में हिंदी हमेशा से पूछी गई है और ठीक ठाक वेटेज उसका रहता है। इस बार एक टॉपिक इसमें नया ऐड किया गया है। शायद पहले के परीक्षाओं में जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग लेता था उसमें ये टॉपिक ऐड नहीं था। एक नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया, वो हम अभी देखते हैं कि समास। सभी लोग परिचित हैं समास से, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, मोटा मोटी आप सभी लोगों ने पढ़ा है स्कूल में। पर्यायवाची, विलोम, देख के इसलिए लेकर आए कि कोई टॉपिक छूट ना जाए, और अभी सिलेबस याद भी नहीं हुआ है। तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, वाक्य संशोधन की 4 ऑप्शन होंगे कि उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो कथन लिखा हुआ है उसमें गलती है, या तो यह पूछ लिया गया इन कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूरी तरीके से। तो ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और एक है जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल भी लिख दो इसी में, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, समझ रहे हैं ना, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या हो गया कि शब्द एक है, उसके मतलब अलग अलग हैं। ये तो हो गया अनेक अर्थ शब्द से। और पर्यायवाची कई सारे शब्द हैं, उन सभी का मतलब एक ही है। अब जैसे मान लीजिए कि यमुना कहीं लिखा हुआ है कि रवि तनया, अर्कजा, सूर्यसुता, तो इन सब का मतलब तो आप सबको पता ही है कि यमुना है। अब अनेकार्थी शब्द में जैसे देख लें कि कहीं लिखा हुआ कनक, तो कनक के तो 2 मतलब हैं। कनक तो सोने को भी बोलते हैं, सोना, गोल्ड, गोल्ड वाला सोना, स्लीपिंग वाला सोना नहीं है कनक। दूसरा है धतूरा, इसका एक और मतलब भी आप सभी को मालूम होगा, गेहूँ भी होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द है कनक। और रवि, तनया, अर्कजा, सूरसुदा ये पर्यायवाची है। इन सब का मतलब एक ही है। एक ये टॉपिक जो इसमें ऐड हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, अपठित गद्यांश। बाकी सब तो टॉपिक आपको मिल जाएंगे कई परीक्षाओं में, ये टॉपिक तो लगभग रहे हुए हैं। जो टॉपिक नया इस बार ऐड दिखाई दे रहा है वो अपठित गद्यांश का है। अपठित गद्यांश इस बार हिंदी के सिलेबस में ऐड किया गया है राजस्व लेखपाल के लिए। अब इसको हिंदी को तैयार करने के लिए स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हिंदी को तैयार करने के लिए स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कौन कौन सी बुक, कौन कौन सी नहीं कहेंगे कि कौन सी बुक पढ़ें। एक बुक पढ़ो 5 बार पढ़ो, ना कि 5 बुक एक बार पढ़ो। ये हमेशा एक रूल मान लीजिए कि 1 बुक
मैनी टाइम। इसी का बस बार बार आपको अगेन एंड अगेन रिवीजन करना है, ना कि आप 5 किताबें पढ़ें और एक एक बार पढ़ें। उससे समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा, उससे हालात कितने भयावह हो जाएंगे। आपने 5 किताबें पढ़ ली सिर्फ एक एक बार, सिर्फ टॉपिक, बस किताब के कवर का कलर याद रहता है कि भाई साहब हाँ वो दूसरे नंबर किताब पढ़ी थी, लाल थी, वो पीली थी। अगर आप एक किताब पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। तो हिंदी के लिए आपको हम तो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर किसी किताब रेफरेंस लेना चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन का एक सामान्य हिंदी का किताब आता है। अब इसकी मोटाई बढ़ गई है, पर मोटाई पे नहीं जाना है हमको, क्योंकि हमको तो वही टॉपिक तैयार करने हैं जो सिलेबस में पूछे गए हैं। इसमें थ्योरी कम से कम दिए, ठीक ठाक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी दिए हुए हैं। आराम से तसल्ली से हम इसको तैयार कर सकते हैं। जल्दी नहीं करना है। जल्दी नहीं करने के कारण हम बता देते हैं कि 10 मार्च आपको पता ही है कि बीच में इलेक्शन है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। 10 मार्च तक इसकी कोई संभावना नहीं है कि ये परीक्षा आयोजित कर दी जाए। तो मोटा मोटी आपके पास 45 से 50 दिन है 10 मार्च तक। उसके बाद भी ये ऐसा तो है नहीं कि 11 मार्च को ही परीक्षा आयोजित हो जाएगी। इस परीक्षा को आयोजित होने की संभावना हो सकता है कि अप्रैल में। वैसे भी अपना UPSSC आयोग भोला है, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो भूल जाता है कि हाँ भाई साहब हमने नोटिफिकेशन दिया, उसका परीक्षा भी कराना होता। लेकिन जिस तरीके से युवा दबाव बनाए हुए हैं, हो सकता है कि ये परीक्षा अप्रैल में आयोजित हो जाए। तो पूरा मार्च, पूरी फरवरी आपके पास 50 से 60 दिन है, और इस परीक्षा की तैयारी के लिए 50 से 60 दिन पर्याप्त हैं। हम तो कहेंगे मोर देन पर्याप्त हैं, मोर देन सफिशिएंट है। आप हिंदी तैयार करने के लिए ये किताब पढ़ें, और इस किताब के साथ वही टॉपिक आपको पढ़ने जो सिलेबस में दिए गए हैं। आपको बाकी कुछ भी कहीं लिखा हो, आपको मज़ा आ जाए, बस सिर्फ आप पढ़ लीजिए उसको। आप ये ना समझें कि अरे इसको भी पढ़ लेते हैं परीक्षा में आज, नहीं तो सिलेबस देने का फ़ायदा ही क्या रहेगा। आपको जब अपने हिसाब से ही पढ़ना है तो भाई साहब पढ़ लो। सिलेबस जब उन्होंने दे दिया है तो फिर हमको यही पढ़ना है। अब आप हिंदी का इतिहास मत पढ़ने लगे हैं कि अच्छा भक्ति काल क्या होता है, उसके पहले कौन सा काल होता रहा था हिंदी साहित्य में, तो उस सब से हमको इससे कोई मतलब नहीं है। 25 मार्क्स का है हिंदी। अब ये टॉपिक आप गिनेंगे तो 12 से 13 के आसपास हैं, 12 से 13 के बीच में टॉपिक हैं। अगर 2-2 सवाल भी एक टॉपिक से बनेंगे तभी पूरे टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं। और एक भाई साहब अपठित गद्यांश एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो अब अपठित गद्यांश में एक सवाल तो पूछा नहीं जाएगा। इसमें तो मान लीजिए कम से कम 2 से 3 सवाल होंगे। अब उसके बाद 25 क्वेश्चन में 2 से 3 सवाल तो अपठित गद्यांश हो गए। मान लीजिए 23 बचे, आपके पास टॉपिक बचे 12। किसी एक टॉपिक से एक सवाल आएगा, तो आप ये सोचेंगे यार 1-1, 2-2 नंबर का आना है, चलो टॉपिक छोड़ देते हैं। तो भाई साहब सबसे 1-1, 2-2 नंबर का आना है, तो आप कौन सा छोड़ देंगे। इसलिए पूरी तैयारी करनी। और एक और बात बता दें, जो कम मार्क्स में कम अंकों के या जिस टॉपिक से जिस सब्जेक्ट से कम सवाल आते हैं, उस टॉपिक को कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं कि ये टॉपिक छोड़ के चले जाएं तो यहाँ से पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, हो जाएगा हमारा। ऐसा नहीं करना है। खासकर वनडे एग्ज़ाम में जानते ही हो, एग्ज़ाम भले वनडे होता है, उसे पर खेलना उसको करना T20 के तरीके से ही है। आपको हर एक टॉपिक तैयार करना है, हर एक टॉपिक तैयार करना है। रेफरेंस बुक बता ही दी है आपको हमने। आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का आता है बुक, वाइट कवर पेपर होता है उसका। इस बुक को ले लीजिए आप, और धीरे धीरे आराम से हर एक टॉपिक
तैयार करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी प्रत्येक टॉपिक के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, आप उससे भी अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा विषय जो सिलेबस में रखा गया है, गणित। गणित के बारे में सुनते ही ऐसा होता है कई बार कि भैया अंग्रेजी रख देते। ऐसा भी नहीं कि अंग्रेजी में कुछ मतलब बहुत तोप हो, बस वो डर है कि थोड़ी देर के लिए गणित का जो डर है वो हमसे दूर चला जाए। तो भाई जब नहीं जा रहा है दूर तो उसको तैयार करना ही पड़ेगा। परीक्षा में भी आ रहा है, वेटेज भी उसका समान है। जब वेटेज उसका समान है तो हमको वो टॉपिक तैयार करना ही पड़ेगा। गणित को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया सिलेबस में, अंकगणित एवं सांख्यिकी, अंकगणित एवं सांख्यिकी, बीजगणित और एक रखा गया रेखा गणित। ठीक ठाक सुने होंगे जिसने मैथ ले रखी होगी 12th में, तो उनको इसके बारे में जानकारी होगी। बीजगणित जिसमें जो सब कैटेगराइज किएंगे तो इसमें होगा LCM, HCF, हिंदी में लिख देते हैं लासा पा महत्तम समापवर्तक और उनसे संबंध। दूसरा टॉपिक इसमें रखा गया है युगपत समीकरण, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। एक टॉपिक रखा गया है गुणनखंड। अगला टॉपिक रखा गया क्षेत्रफल प्रमेय। क्षेत्रफल प्रमेय और रेखा गणित में रखा गया है टॉपिक हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अंकगणित में जो टॉपिक रखे गए हैं, अंकगणित में जो टॉपिक रखे गए हैं वो हैं संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि। एक टॉपिक रहे इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन। ये सब सांख्यिकी के विषय हैं,
अभी डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे किया जाएगा, कैसे करना है। सारणीयन संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का निरूपण। आप सभी लोग जानते हैं आंकड़ों कैसे निरूपण करते, कभी पाई चार्ट के रूप में, एक दंड चार्ट के रूप में, आयत चित्र। ये होता नहीं जैसे पाई चार्ट में ऐसे लिख दिए कि इतने प्रतिशत लोग ये करते हैं, क्रिकेट खेलते इतने प्रतिशत लोग, हॉकी लोग, पाई चार्ट। ये जैसे बारंबारता इस तरीके से आयत चित्र में ऐसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना। ये इस तरीके के टॉपिक जो हैं, ये आंकड़ों का निरूपण करने में इस तरीके का विधियाँ। कभी कभी ग्राफ ऐसे भी होता है कि इसमें कोई ईयर लिखे होते हैं, यहाँ पे उत्पादन मान लीजिए होता है, तो इसमें फलाने इस ईयर में इतना उत्पादन हुआ, फलाने नेक्स्ट ईयर में इतना हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर में इतना हुआ, नेक्स्ट ईयर में इतना हुआ, तो इसको ऐड करके ऐसे ग्राफ बना दिया। फिर इससे संबंधित सवाल, आंकड़ों का निरूपण इस तरीके से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। एक टॉपिक और है केंद्रीय माप, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका और बहुलक, इसमें एक समांतर माध्य, हाँ समांतर माध्य हो गया, समांतर माध्य ये हो गया। ये गणित का टॉपिक है। अब देख लीजिए गणित के टॉपिक में सब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक गणित में ही 12 हैं, 13 14 15 16 17 और मान लीजिए 25 टॉपिक गणित में मान लीजिए टोटल ओवरऑल है। हर एक टॉपिक से एक सवाल आना है, ये हमको मान के चलना है। हर एक टॉपिक से एक सवाल आना है, ये हमको मान के चलना है। और आपको बता दें गणित के डिस्कशन के लिए गणित की स्ट्रेटजी क्या होगी, एक सेपरेट वीडियो बना के गणित की स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात तो तय है कि वीडियो अपलोड किए जाएंगे इन सभी विषयों पर, आप उसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से गणित के प्रत्येक टॉपिक की तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें सिर्फ अभी आपको इतना बताया कि भाई ये गणित में टॉपिक हैं, सिलेबस के पार्ट का ये हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जीके, सामान्य अध्ययन भी बोलते हैं। सामान्य अध्ययन, सिलेबस में सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है तो वही लिखते हैं हम लोग। सबसे बेहतरीन टॉपिक हमेशा सदाबहार सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हो गया। भारत का इतिहास, सीधे सीधे यहाँ लिखते हैं इतिहास। अभी इतिहास, राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल, एक अर्थव्यवस्था,
इसमें विश्व भूगोल और विश्व में भारत भी आता है, भारत को विशेष रूप से ध्यान दे के करें। और एक और रखा गया भाई साहब, और इसी में जनसंख्या भी रखा गया भूगोल के साथ ही। इसी में कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर तो आजकल हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। सामान्य ज्ञान के जो सिलेबस, सामान्य विज्ञान, सिर्फ विज्ञान लिख दिया गया तो इसमें रहेगा जीव विज्ञान, बायो, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर से संबंधित सवाल, विश्व का भूगोल, भारत भी इंक्लूडेड है, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, और उत्तर प्रदेश को विशेष रूप में ध्यान में रखते हुए इतिहास। इतिहास में लिखा हुआ भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन लिखने की क्या ज़रूरत है, ये समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना के आसपास से आज़ादी तक जो घटनाक्रम हुए उससे संबंधित सवाल, और भारत के इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो यूरोपियन आगमन है वो भी इसमें ही सम्मिलित किया जाएगा। तो भारत का इतिहास, और इतिहास अपने आप में भी इतना विस्तृत और बड़ा टॉपिक है, ये लिख दिया गया है। सिलेबस को थोड़ा सा छोटा नहीं होगा, वो सिर्फ लिखने का ही है। और जो सिलेबस दिया गया है इसमें डिस्कस किया गया है कि हम किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी देना होगा भारत के इतिहास के संबंध। तो अब जैसे कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पूछा जा रहा है, तो अब प्राचीन भारत के इतिहास है। प्राचीन भारत में घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक आर्थिक पक्ष से संबंधित सवाल। अब उसने पूछ दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था लोथल, वहाँ से व्यापार होता था, किस राज्य में स्थित है। तो वो इस तरीके के सवाल इससे संबंधित हो सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। अब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी। नियोजन यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, और जो अर्थव्यवस्था के जो शुरुआत में जो किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने आर्थिक प्रगति की, ये इस तरीके से ये बताने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था से इस तरीके के सवाल, इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास। इसका पहला टॉपिक है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? अब जो ग्राम का विकास भारतीय संदर्भ में है कि जो भारत के गांव हैं उसमें जो विकास के स्तर हैं, विकास के चरण हैं, वो किस तरीके से अपनाए गए हैं, किस तरीके से भारत के गांवों में विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ हो या
आर्थिक रूप से विकास हुआ हो, रोजगार की स्थिति क्या है, इस तरीके की चीज़ें ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास कार्यक्रम गाँव के विकास के लिए केंद्र या राज्य के कार्यक्रम क्या हैं, किस तरीके से हम गाँव से विकास के पहले तो गाँव की समस्याएं क्या हैं, उस समस्याओं को सुलझाने के लिए किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, आयोजित किए जाने चाहिए, वो सब टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं। ग्राम्य विकास योजनाएं, ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार, गाँव की आज़ादी के बाद से अभी तक भूमि सुधार गाँव की सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं कि गाँव के विकास और भूमि सुधार ये किस तरीके से अंतर संबंध स्थापित करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण सामाजिक कार्यक्रम, ग्रामीण सामाजिक कार्यक्रम, ग्रामीण सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं विकास, और पंचायती राज, ये टॉपिक त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये राज्य व्यवस्था से टॉपिक लाए हैं उठा के यहाँ पे। राज्य व्यवस्था का टॉपिक बाहर बढ़ जाता तो इसलिए यहाँ रख दी। केंद्र एवं राज्य की ग्राम्य विकास योजनाएं, सिलेबस के इस सेक्शन को भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों का करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर रेफरेंस बुक की बात की जाएगी तो घटना चक्र की ग्राम्य विकास, ग्राम समाज एवं विकास इस बुक को आप एज ए रेफरेंस इस सेक्शन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस बुक को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्या सिलेबस है। अब लिखना तो छोटी बात है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में इसमें क्या क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत होगी। आप इस बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। घटना चक्र की आती ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने देखा नोटिफिकेशन के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, और विस्तृत रूप से सिलेबस किस तरीके का है उसके बारे में डिस्कस किया। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।